नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने YouTube चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारियां आपको मिलती रहें। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था भगंदर के बारे में, आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए उसके कारण पे, यानी कि भगंदर फिस्टुला इन एनो होने का जो प्रमुख कारण है वो क्यों होता है, आखिर भगंदर होता क्यों है, इसके बारे में चर्चा करें दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं भगंदर होने के कारण के बारे में। दोस्तों, भगंदर होने का जो कारण होता है वो सबसे प्रमुख जो काज निकल के आती है वो है, पहला होता है कॉन्स्टिपेशन। जो कब्जियत होती है, जहाँ पे आदमी पैखाने में जोर लगाता है, होता नहीं है, अल्टरनेट डे जाता है, 2 दिन बाद जाता है, ऐसी स्थिति में जो कब्जियत होती है, उस कब्जियत की वजह से जो आप स्ट्रेन करते हैं, पैखाने में जोर लगाते हैं, या अगर आप पैखाना कई बार जाते हैं, 3-4 बार जाते हैं, 5 बार जाते हैं, तो भी आपके पैखाने के रास्ते पे, एनल कैनाल पे एक दबाव पड़ता है, एक जोर पड़ता है। उस जोर की वजह से, उस लगातार प्रेशर देने की वजह से वहाँ का जो एरिया होता है, टिश्यू होते हैं, वो थोड़े से रप्चर हो जाते हैं। या अगर पैखाना आपका टाइट होता है तो ऐसी स्थिति में भी वहाँ पे रप्चर होता है, एक घाव बनता है, कट जाता है, हल्का फुल्का आपको एहसास भी होता है। लेकिन जब उसी प्रकार की कटिंग हल्की फुल्की जब रेगुलर होती है तो एक फिसर का कारण बनती है, या कभी कभी वो फिसर उस प्रकार से व्यक्त न होकर के सीधे सीधे इन्फेक्ट होके, यानी कि संक्रमण होकर के एक नॉर्मल एब्सेस, एक भगंदर के रूप में वो सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में ये ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि पैखाने का रास्ता है, संक्रमण का सबसे ज़्यादा चांस वहीं पे, क्योंकि मल का रास्ता है। स्वाभाविक रूप से मल वहाँ से दिन भर में 2-1 बार जब भी आप मोशन जाएंगे तो वहाँ पे मल जाएगा, मल रुकेगा, वहाँ रुकेगा पैखाने के रास्ते पे। सपोज दैट कि एक घाव बना हुआ, वहाँ पे अगर मल्लू का इन्फेक्शन किया, संक्रमण किया, धीरे धीरे वो संक्रमण बनाते बनाते एक एब्सेस बना लिया, एक घाव की तरह बना लिया। फिर वो घाव आप अगर उसकी चिकित्सा करा लेते हैं अर्ली में तो ठीक हो जाता है, नहीं तो वही घाव फिर अगर अवॉइड करते हैं, ठीक नहीं होता है, तो वो भीतर भीतर एक इन्फेक्शन क्रिएट करके एक नलीनुमा घाव बना लेता है और ये भगंदर हो जाता है। कई काज में इंटरनल फिस्टुला जो होता है, जिसको ब्लाइंड फिस्टुला भी कहते हैं, ये इसमें सबसे बड़ा काज इसी प्रकार से होता है। अगर वो नली बन गई तो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, पैखाने के रास्ते के बाहर उसका एक मुख खुलता है, फिर वहाँ से डिस्चार्ज होता है और मरीज को आराम मिलता है। सबसे बड़ा काज दोस्तों कॉन्स्टिपेशन का आता है। अगर आप लॉन्ग सिटिंग, लंबा बैठते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, लगातार बैठने का काम करते हैं, इससे भी हमारी जो ब्लड सप्लाई होती है नीचे के बुटाक एरिया में, शौच के रास्ते पे, वहाँ पे सप्लाई वो बाधित होती है। लगातार बैठने की वजह से वहाँ की जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है, हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और रगड़ खाने की वजह से वहाँ के टिश्यू भी डैमेज होते हैं, डेड होते हैं। फिर वो जब स्वाभाविक है कि ऐसे अगर टिश्यू डेड हुए, शरीर से बाहर नहीं निकले, तो फिर वहाँ पे धीरे धीरे एक इन्फेक्शन क्रिएट होता है, संक्रमण क्रिएट होता है, और वो एक एब्सेस का कारण बनता है, एक घाव का कारण बनता है। फिर वही घाव फिस्टुला में कन्वर्ट हो सकता है, या पहले से ही वो कन्वर्ट हुआ रहता है। तो लगातार बैठने से, लगातार ड्राइविंग करने से, अगर आप लगातार बैठने का काम कर रहे हैं तो बीच में पोस्चर चेंज करें, जिससे कि वहाँ की ब्लड सप्लाई ईजी हो और पैखाने के रास्ते पे जोर न लगाए। कॉन्स्टिपेशन है तो उस कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक करें, यानी कि पैखाने का रास्ता आपका मृदु हो, मुलायम हो, जिससे कि वो रप्चर ना हो। ज़्यादा खासतौर से जो ठोस आहार लेते हैं, ठोस आहार में होता है दोस्तों जो ठीक से चबा के नहीं खाते हैं, ऐसे में कुछ अंश जो होता है, सॉलिड अंश, चाहे वो कुछ लकड़ी नुमा हो गया, या जैसे नॉनवेज लोग खाते हैं तो मछली का कांटा हो गया, चिकन हो गया, चिकन या मटन जो आदमी खाते हैं तो उसके बोन भी बहुत सारे लोग उसको चबाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके जो सूक्ष्म कण होते हैं, जो सॉलिड होते हैं या नुकीले होते हैं, वह हम निगल लेते हैं, हमारी आंतों में जाता है, पेट में जाता है। अगर वो पेट में, आंतों में कहीं रुका तो वहाँ पे रप्चर करता है, इन्फेक्शन करता है। लेकिन अगर वो शौच के रास्ते से आसानी से बाहर निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो शौच में जो मोशन जाता है, जो मल जाता है, उसके किनारे से अगर वो लग गया, अगर बीच में चला गया तो मोशन के रास्ते वो बाहर निकल जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर वो जो नुकीले विजातीय तत्व हैं, स्वाभाविक है कि उनका पाचन हमारी इंटेस्टाइन नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो पचने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में फिर वो जाके हमारे एनल कैनाल पे
रप्चर करते हैं। अगर शौच जा रहा है, शौच के किनारे उसका एरिया है, तो पैखाने का रास्ता जो होता है दोस्तों बहुत नरम होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे जाके वो रप्चर कर देता है, या वहीं पे जैसे खोंच गढ़ती है और रुक जाती है वहीं पे, तो उसमें वो गड़ जाता है, अंदर भी चला जाता है, या कभी कभी केवल रप्चर करके निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य चिकित्सा से कभी कभी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो उस प्रकार का विजातीय तत्व, सॉलिड या नुकीले जो पदार्थ हैं, अगर वो हमारे वहाँ पैखाने के रास्ते पे अटक गया है, भीतर चला गया है, तो एक इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, संक्रमण होगा, एब्सेस बनाएगा, फिर वो भगंदर का कारण बनता है। क्योंकि काफ़ी मरीजों में निकल के आता है, कई मछली का कांटा निकलता है, कभी हड्डी का चूरा जैसे निकल के आता है, किसी में कुछ लकड़ी भी तत्व निकल के आ जाते हैं। तो ऐसे जो नुकीले चीज़ें हैं उनको अच्छे से चबा के खाएं, और जो खाने योग्य नहीं है, ईश्वर ने हमें दांत दिया है, तो जो चबाने योग्य है उनको हम सॉफ्ट करें। हमारी आंतें बहुत मुलायम हैं, पैखाने का रास्ता बहुत नाजुक है, तो ऐसे तत्वों को जो लग रहा है कि नुकीले हैं, ऐसे चीज़ों को हम बाहर निकाल दें, उनको हम अंदर न ढकेलें, क्योंकि उस प्रकार का हड्डी खाने से आपका हड्डी नहीं बढ़ेगा। जो सॉफ्ट चीज़ें उनको चबा करके ही खाएं। तो इस प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं, खाने की वजह से पाचन होगा नहीं, ठीक से गलेगा नहीं, तो आंतों में जख्म हो सकता है, पैखाने के रास्ते पे घाव होगा, और एक भगंदर, एक एब्सेस बनने का एक बड़ा कारण हो जाता है दोस्तों। अगली कंडीशन आती है दोस्तों, अगर आप सोच में जोर लगाते हैं, फिशर की कंडीशन, जहाँ पे एक फिशर बार बार होता है, धीरे धीरे क्रॉनिक फिशर में तब्दील हो जाता है, तो वहाँ से जो फिस्टुला बनने के जो चांसेस होते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा फिशर की कंडीशन से चेंज होके आते हैं। क्योंकि कभी ना कभी वहाँ पे घाव रहा है, आपने अवॉइड किया, चिकित्सा किया, धीरे धीरे वहाँ पे फिशर बेड अपनी जो फाइब्रोसिस होती है उसका एरिया और ब्राड करता है, और वो इन्फेक्शन जब भीतर पड़ा रहता है, ऊपर से क्लियरिंग हो जाती है, वो इन्फेक्शन धीरे से भीतर पड़ा रहता है फिशर बेड की तरह। ऐसी स्थिति में आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि आपको जानकारी नहीं। धीरे धीरे वो इंटरनल क्रिएट करके एक इंटरनल एब्सेस बना सकता है, इंटरनल फिस्टुला बना सकता है, ब्लाइंड फिस्टुला, या मल्टीपल ओपनिंग्स वाली फिस्टुला भगंदर बना सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण फिशर की कंडीशन चेंज होते, अभी जो इस युग में अगले 2-3 सालों में जो केस निकल के आ रहा है, वो फिस्टुला बनने से पहले ही डायग्नोस हो जा रहा है। अब समझिए कि फिस्टुला नहीं बना, उसके पहले डायग्नोस हो गया, उसकी चिकित्सा होगी 400 से, तो मरीज को कितना लाभ मिलता है। वो एब्सेस, वो उस प्रकार का घाव, भगंदर जल्दी से क्योर हो जाता है। तो दोस्तों जो सबसे बड़े कारण है ये इसी प्रकार के निकल के आते हैं, यानी कि शौच के रास्ते पे संक्रमण होना, इन्फेक्शन होना, घाव होना, उस घाव को अवॉइड करना भगंदर बनने का सबसे बड़ा कारण आता है। तो पैखाने के रास्ते पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, दर्द है, जलन है, चुभन है, खुजली है, डिस्चार्ज है, ब्लड आ रहा है, पस आ रहा है, कोई इरिटेशन हो रही है, कोई भी प्रकार की तकलीफ हो, तो वहाँ पे आप एक्सपर्ट से ही मिले। बिना एक्सपर्ट से मिले अगर आप चिकित्सा कराएंगे दोस्तों, तो हानि आपको मिलेगी। हल्की फुल्की कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आराम मिल जाता है, लेकिन अगर वो चीज़ दोबारा हुई है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अवेयर होना है, होशियार होना है, और एक्सपर्ट के पास जाके, 400 चिकित्सक के पास जाके प्रॉपर रूप से उसकी डायग्नोस कराएं कि रोग है क्या। अभी इस कंडीशन में काफ़ी मरीज, काफ़ी लोग, काफ़ी युवा ऐसे आ रहे हैं जो केवल ये डायग्नोस करा रहे हैं दोस्तों कि सर हमें हुआ क्या है। ऐसी स्थिति में जो उनकी रोग की डायग्नोसिस, प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाती है, उसके काज के बारे में पता चल जाता है, तो काज को जैसे दूर किया जाता है वो रोग अपने आप खत्म हो जाता है। तो इसलिए गुदा रोगों के अंतर्गत आप अवेयर हों, अपने रोग को बढ़ने न दें, एक्सपर्ट से मिलें, 400 चिकित्सक से मिलें, प्रॉपर डायग्नोस कराएं, तब उसके हिसाब से अपने ट्रीटमेंट कराएं। दोस्तों आज का जो विषय था फिस्टुला, भगंदर होने का कारण, सबसे बड़ा कारण इसी प्रकार से होता है दोस्तों। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अननोन फैक्टर्स होते हैं, जैसे ट्रॉमा हो गया, अचानक गिर गया आदमी, चोट लग गया, उसकी वजह से भी एक्सटर्नल एब्सेस होता है और भगंदर के रूप में तब्दील हो जाता है। अचानक आघात लग गया, कोई मार दिया, गुदा सीधे कहीं से गिर गए, उसी के रास्ते चोट लग गई है, ऐसी स्थिति में भगंदर होने के कारण बनते हैं। दोस्तों आज का जो विषय था भगंदर होने का काज क्यों होता है, भगंदर होने का जो मुख्य कारण है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। अगर किसी प्रकार के कोई विषय से संबंधित आपको सवाल पूछने हैं तो आप दोस्तों कमेंट माध्यम से कमेंट सेक्शन में जाके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये विषय अच्छा लगा है तो आप
इसको अपने दोस्तों को, जानने वाले लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आप हमसे जुड़े रहें। दोस्तों इसी के साथ आज का जो विषय है यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।